अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समद खान और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का डेफिनेशन ही अगर हम देख लें तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया में जितना भी मैटर है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इल्म बहुत ही बड़ा वसी इल्म है। इसको हम लोगों ने तकसीम किया है ब्रांचेज में ताकि हम इसको ईजिली समझ सकें। तो केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो 8 ब्रांचेज में इसको तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल अभी इस फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स के ज़रिए अगर हम समझ लें तो ये फिर हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते किस चीज़ को है। तो पहला पॉइंट ये है कि हम लॉज एंड थ्योरीज related to matter and its structure। ठीक, पहला पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे वो कानून और वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि किसके साथ मुंसलिक हो, मैटर के साथ। ठीक है, अभी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि उसकी साख्त कैसी है। स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि उस साख्त कैसी है, वो बना कैसे है, इसकी कौन कौन सी हालतें हैं, मतलब ये सॉलिड में है या गैस में है या लिक्विड में है। तो इसकी ये जो स्टेट्स है, ये जो हालतें हैं, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि हम इसके शेप के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है। अभी दुनिया में जो मैटर है वो सारे एक किस्म के नहीं होते, कुछ क्रिस्टल के होंगे, कुछ लिक्विड में होंगे, कुछ गैसेस में होंगे। तो उनके शेप के बारे में जो स्टडी है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। और उसके बाद तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम इसका क्या देखते हैं, उस मैटर के कलर के बारे में पढ़ते हैं और उसके स्मेल के बारे में पढ़ते हैं। अभी तमाम जो मैटर है, हर मैटर का अपना अलग ही एक कलर होता है और फिर उसी की बुनियाद पर हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो स्मेल है, उसकी बू जो है वो कैसी है, वो भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो में आखिरी जो पॉइंट है, मतलब चौथी चीज़ जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अभी ये कंसेप्ट समझने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब मतलब है, सपोज हमारे पास क्या है, एक लिक्विड मैटर है जो कि किस हालत में है, सॉलिड में है, मतलब तो सख्त हालत में है। ठीक है, जब हम इसे नीचे से हीट देते हैं, ठीक है, तो ये किस में तब्दील हो जाती है, सबसे पहले ये लिक्विड में। अभी ये सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो टेम्परेचर उन्हें दरकार होती है डिग्री सेंटीग्रेड में, वो उसका क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अभी इसी लिक्विड को अगर हम क्या कर दें, नीचे से और हीट दे दे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या दिया है, टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है, ये लिक्विड से गैस में तब्दील होने के लिए जो टेम्परेचर यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अभी दुनिया में जितने भी मैटर है सबकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। और इसके बाद लास्ट जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का ये मतलब है कि अगर हम इस गैस को, जो हम लोगों ने एनर्जी दी है, वो सारी इससे निकाल ले, मतलब हम इससे एनर्जी जो है, जो हीट है, वो वापस ले ले, तो ये वापस किस में तब्दील हो जाएगा, सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीज। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई मैटर क्या हो जाता है,
ठोस हालत में या मतलब सॉलिड हालत में वापस आ जाता है तो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इन 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी आते हैं केमिस्ट्री की जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी दूसरा जो ब्रांच है वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये बहुत ही आसान है। इसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिजिकल में हम लोगों ने 4 पढ़े थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इसका पहला जो पॉइंट है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्बन क्या हो, मौजूद होता है। ठीक है, अभी कार्बन तो दुनिया के हर तकरीबन हर कंपाउंड में मौजूद होता है, लेकिन सबको हम क्या कहेंगे, सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे या उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक्सेप्ट, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ेंगे लेकिन एक्सेप्ट मतलब किसके, इसके बगैर, क्या है, ऑक्साइड्स के। ठीक है, ऑक्साइड से क्या मतलब है कि मतलब कार्बन के साथ क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन के क्या बन गए, ऑक्साइड। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको नहीं पढ़ेंगे जिसके साथ ऑक्सीजन आ जाए। और इसके अलावा कार्बोनेट्स भी है। कार्बोनेट्स का क्या मतलब है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो आ जाए लेकिन कितने, 3 ऑक्सीजन लगे। अभी ये है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेट कहेंगे या HCO3, इसको बाई कार्बोनेट कहेंगे। इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। अब ये भी कार्बन का कंपाउंड है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन है, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी फिर अलग अलग खसूसियात इसकी चेंज हो जाती है, वो फिर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इनका वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो उनको फिर हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अभी दूसरा जो इसका पॉइंट है, सिंपल इसको समझने के लिए, कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब, कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ क्या मौजूद हो, कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो हमारे पास क्या, कौन से आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। और उन कंपाउंड को हम क्या, कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस तरह अभी हम लोगों का गैस है मीथेन गैस, मीथेन ये वो गैस जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीथेन गैस का फार्मूला क्या है, CH4। ठीक है, अब ये CH4 में अगर हम देख लें, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस पे ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये CH4 जो है ये केमिस्ट्री एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी आते हैं तीसरा जो मेन ब्रांच है केमिस्ट्री का, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इससे भी आसान है, इसमें सिर्फ हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा जो ब्रांच है वो है इन ऑर्गेनिक ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल हम अपने दूसरे चैप्टर में इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि दुनिया में कितने एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल हेज़ियन में ये रख लो कि हमारी दुनिया जो बनी है वो तकरीबन कितने एलिमेंट से मिलके बनी है, 118, मतलब 118 एलिमेंट से मिलके बनी है। अभी 118 में से कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल के, ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमने पिछले जो ब्रांच थी ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड है उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी इन दोनों को निकाल के जो बकाए बचते हैं 116, उन 116
एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हम सिंपल ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट है इसका कि कंपाउंड्स विदाउट हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हमारी दुनिया में बनते हैं वो हम केमिस्ट्री के किस शाख में पढ़ेंगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चौथी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है बायो केमिस्ट्री, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बायो। अभी इसका इल्म जो है वो दो चीज़ों से निकला है। बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है, जिंदगी, और केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जो कि उस मैटर के बारे में हमें बताती है जो कि जिंदा अजसाम में क्या हो, मौजूद हो, वहाँ पे पाए जाते हो। तो इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि मैटर, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है, जिंदा अजसाम, ठीक है, जिंदा अजसाम, ठीक है। अभी कौन सा मैटर जिंदा अजसाम में मौजूद होता है, इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि इंसान के जिस्म में या बाकी जो जितने भी जानदार है उसके जिस्म में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन भी क्या है, मैटर है, कहाँ पे मौजूद है, लिविंग थिंग के जिस्म के अंदर मौजूद है। तो ये भी क्या है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके अलावा है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा है लिपिड्स, जो हम लोगों की चर्बी है, ठीक है, ये भी कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये भी जिंदा अजसाम के जिस्म में मौजूद होती है। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्या मतलब है, अभी हमें दुनिया में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सीमेंट, खाद, फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात होती है, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक छोटे पैमाने पे हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को इन चीज़ों की एक ख़ास ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया जाता है ताकि हम इसको एक बड़े पैमाने पर इसको बना सकें। तो केमिस्ट्री की वो शाख, इसको हम ऐसे इसके डेफिनेशन लेंगे, मतलब इसका एक पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। एक बड़े पैमाने पर हम चीज़ों को अगर बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़े पैमाने पर अगर हम चीज़ों को बनाएं, वो केमिस्ट्री के किस शाख में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, कारखानों के बारे में अगर हम मुतालिया कर ले तो वो हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं सीमेंट, ये फैक्ट्री में बनेगा, घर में तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। सीमेंट है, इसी तरह परमा है, मतलब जो हम लोगों की अद्वियात वगैरह है, इसके अलावा सौफ है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं दुनिया में, हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। तो वो केमिस्ट्री की किस शाखा में पढ़ेंगे, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। भी केमिस्ट्री की जो सिक्स ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री,
अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझने के लिए हम पहले किसको समझते हैं? एटम को समझते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दुनिया में जितनी भी मैटर है, जो भी चीज़ बनी है, वो किससे मिलके बनी है? वो एटम से मिलके बनी है। अभी एटम क्या चीज़ है? एटम वो छोटे से छोटा ज़रा है जिसको हम मज़ीद देख नहीं सकते, मतलब आम आँख से हम उसको नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप से भी उसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है? तो एटम वो स्मॉल यूनिट है जिससे वो छोटा ज़रा है जिससे तमाम मैटर मिलके बनी है। अभी एटम क्या है? एटम के 2 हिस्से होते हैं। एक उसका दरमियान वाला हिस्सा है जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। और आस-पास इसके क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है? अभी न्यूक्लियस पे क्या हो मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर यहाँ तक आप ये समझो कि न्यूक्लियस पे कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो इनके दूसरे जो शेल्स जो बाकी रास्ते हैं, वहाँ पे कौन से चार्जेस होते हैं? माइनस चार्जेस होते हैं। तो इन रास्तों पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? इस न्यूक्लियस में जो एनर्जी चेंज होती है, अभी यहाँ पे चार्जेस है तो इसका मतलब है कि एनर्जी मौजूद है, ठीक है? तो इन एनर्जी में जो चेंजेस आती है कि एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी में जो चेंजेस आती है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसके एग्जांपल में अगर हम देख लें, एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर बम। जो हम लोगों का एटम बम बनता है, ठीक है? वो इन्हीं एटम की एनर्जी से मिलके बनता है, क्योंकि एटम बम वो होता है जिसके पास बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो वो कहाँ से बनता है? वो इसी न्यूक्लियस की एनर्जी से मिलके बना होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो है न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या मतलब है? अभी जो शुआएँ हम लोग सपोज़ किसी मरीज़ को कैंसर होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है, जो कि हम शुआओं के ज़रिए से हम उसको ट्रीट करते हैं, मतलब उसका इलाज करते हैं, मतलब ऐसे टैबलेट्स वगैरह देते हैं जिससे वो बीमारी ठीक हो जाए। तो वो भी कहाँ से बनती है? वो भी इंसान के जिस्म में क्या ख़ारिज करती है? इसी तरह की रेज़, मतलब जो एनर्जी है वो रिलीज़ करती है, ताकि वो इस चीज़ों को से बीमारी या जो इफ़ेक्ट ठीक जो पार्ट है, मतलब जो मेडिसिन भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस की एनर्जी में जो चेंजिंग आती है, उस एनर्जी के बारे में अगर हमने पढ़ना है, तो वो केमिस्ट्री के इस शॉप में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जो 7वां हमारा ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक? 7वां है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है? एनवायरनमेंट देखो नाम ही से पता है कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? माहौल को कहते हैं, ठीक है? तो हमारे माहौल के बारे में जो मुतालिया है, माहौल में जितना भी मादा मौजूद है, उसके बारे में जो मुतालिया है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके पॉइंट्स अगर हम देख लें, इसका पहला ये पॉइंट है कि केमिकल एंड टॉक्सिक मैटर, ठीक है? दैट इफेक्ट ह्यूमन्स एंड क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे हम किस मादे के बारे में पढ़ेंगे? वो ख़तरनाक मादा या वो केमिकल सब्सटेंसेस या वो टॉक्सिक जो कि ख़तरनाक होती है मादे, उस मादे के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंसानों पे क्या होती है? असरअंदाज होती है और इसके अलावा मतलब आलूदगी पैदा करती है। क्रिएट पोल्यूशन मतलब आलूदगी पैदा करती है। अभी इसमें इसके एग्जांपल में क्या आते हैं? अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? अगर ये बहुत ही ज़्यादा हवा में मौजूद हो तो फिर ये इंसानों के लिए बीमारियों का बायस बनती है। इसके अलावा H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मुख्तलिफ़ कारखानों से ये गैस निकलता है, तो ये गैसेज़ जब हवा में मौजूद हो
तो ये हमारी हवा को क्या करेगी, आलूदा करेगी और फिर ये इंसानों और बाकी जानवरों में बीमारियां पैदा करेगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसका दूसरा पॉइंट जो है कि हम उन टेक्निक्स को ढूंढते हैं, टेक्निक्स यूज्ड टू मेक environment friendly for humans। ठीक है, हम उन तरीकों को यहाँ पे ढूंढते हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं जो कि इन टॉक्सिक मैटर को हमारे माहौल से इसकी मिकदार कम कर दे, ताकि वहाँ पे लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, वो मुतासिर उससे ना हो। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब अपनी आखिरी जो लास्ट ब्रांच केमिस्ट्री का पढ़ेंगे वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आठवां जो ब्रांच है वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि सपोज हम लोगों के पास कोई कंपाउंड है, तो वो किन एटम के से मिल के बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है, स्टडी द मेथड्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अभी इसका क्या मतलब है कि हम उन मेथड्स को यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि एक कंपाउंड्स की कंपोजिशन के बारे में बताता है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, सपोज हम लोग के पास पानी है, ठीक है। अब यहाँ ये किन दो चीज़ों से मिलके बनी है, ये हाइड्रोजन से मिलके बनी है और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये उसका पानी का क्या है, कंपोजिशन है। तो वो तरीके जो एक मैटर की या एक कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में बताए, वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसका जो दूसरा आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पे उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें क्या बता दे, हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बताए, ठीक है। केमिकल फार्मूले का क्या मतलब, अभी हम कहते हैं पानी है या हम कहते हैं सपोज लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एक फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूले को भी अगर हम देख ले तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है। अभी कोई अगर लिखे कि CO2 तो हम समझ लेंगे कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हम लोगों के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये किसका है, इसका कंपोजिशन भी बताता है और इसका इस सब्सटेंस का जो कि एक मैटर है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला भी बताता है। केमिस्ट्री हम तब समझेंगे जब हम हर चीज़ में केमिस्ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है, एग्जांपल विनेगर हम लेते हैं। विनेगर का मतलब है सिरका, ठीक है, सिरका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें एक किस्म का कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला है CH3COOH, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरके में कितने % मौजूद होता है, 5%, ठीक है। अभी इस एसिटिक एसिड का जो काम है, इसका एक ये तो सिरके को एक जायका देता है जो एक थर्स्ट जायका है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसकी एक स्मेल भी होती है, ठीक है। अभी इस सिरके की अगर हम लोगों ने मिसाल ले ली है और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि एसिटिक एसिड 5% तक क्या होता है, वहाँ पे मौजूद होता है। तो अभी यही इसको पढ़ने के लिए हम
इसके केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है वो देखेंगे। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था कि हम उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस हालत में है। ये एसिटिक एसिड जो है, क्या ये एसिटिक एसिड किस में है, सॉलिड फॉर्म में है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में है, क्या ये गैस गैस फॉर्म में है। तो ये समझने के लिए अगर हम इसके डीपली स्टडी कर ले तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। हम इसको गैस में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, इसको सॉलिड में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की जो पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरी जो हम लोगों ने ब्रांच पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कंपाउंड्स जो कि किससे मिलके बने हो, कार्बन से मिलके बने। तो यहाँ पे अगर हम देख ले हमारे पास कार्बन क्या है, मौजूद है। तो इस कार्बन की जो स्टडी आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। तो ये दो ब्रांचेस तो यहाँ पे हो गए। अभी हम आते हैं तीसरे ब्रांच पे। तीसरे ब्रांच में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो उससे मतलब मैटर हमारी दुनिया में मौजूद है उनके बारे में या बाकी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले यहाँ पे क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इस ऑक्सीजन के बारे में जो हम स्टडी कर लेंगे वो क्या है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पांचवी जो ब्रांच पढ़ी थी बायो केमिस्ट्री। अभी ये सिरका जो है ये इंसान का है। ठीक है, इंसान जब इसे अपने जिस्म के अंदर ले जाता है तो लाजमी बात है कोई ना कोई तब्दीली तो मादे में ये ले आएगा। वो तब्दीली क्या है कि ये खुराक को हज़म करने में मदद दी। हम जो खुराक खाते हैं वहाँ पे ये उसको हज़म करने में थोड़ा सा हेल्प करती है। तो ये चेंजिंग आ गई इस मादे में, क्या आ गई, चेंजिंग आ गई, जो कि इंसानी जिस्म या जिंदा अजसाम से क्या है, मुंसलिक है। अभी आते हैं हम जो छठी जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी देखो ये हम लोगों के पास सिरके में 5 हिस्से मौजूद है। हम चाहते हैं कि हम इसको एक बड़े से पैमाने पे इसको बना सके। तो हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, मुख्तलिफ मशीनरीज़ का सहारा लेते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, ताकि हम इसकी एक बड़ी सी मिकदार बना सके। तो ये जगह जो है ये हम वहाँ पे उस ब्रांच के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, वहाँ पे इसको पढ़ते हैं। और आखिरी जो ब्रांच है, लास्ट जो ब्रांच है वो आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी ये जो कंपाउंड्स है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये अगर माहौल में गैस की शक्ल में चली जाए तो ये इंसानों के जिस्म पे इसके असरात पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते, या इससे जो मज़ीद कंपाउंड बनते हैं क्या वो इंसानी जिस्म पे असरअंदाज होती भी है या नहीं। तो इन सब के बारे में हम काफ़ी पेपर पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम जो पहले चैप्टर के जो मज़ीद टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।